इस कहानी के शुरू में हम देखते हैं एक केमिस्ट जिनका नाम विल है। वो अपनी लैब में एक चिंपैंजी पर एक दवा टेस्ट कर रहे होते हैं ताकि वो अल्जाइमर नाम की एक बीमारी का इलाज करने में कामयाब हो सके। विल के डैड भी इस बीमारी में मुब्तला होते हैं। दरअसल ये बीमारी दिमाग से रिलेटेड होती है जिसमें इंसान का दिमाग बहुत ही कमजोर हो जाता है। विल जो दवा बनाते हैं उसका नाम ELS-112 है। एक चिंपैंजी पर ये दवा टेस्ट की जाती है जिससे उसकी सोचने की सलाहियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि विल बोर्ड के मेंबर्स को इस दवा के रिजल्ट के बारे में बताते हैं ताकि उसे इंसानों पर टेस्ट किया जाए। हम देखते हैं कि जिस चिंपैंजी पर वो टेस्ट की गई होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और पूरे ऑफिस में भागना शुरू कर देता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग चल रही होती है। इतने में एक सिक्योरिटी वाला आता है और उस चिंपैंजी को, उस एप को मार देता है। अब बोर्ड ये फैसला करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर दिया जाए। विल का असिस्टेंट उसे बताता है कि जिस चिंपैंजी को ये दवा दी गई थी वो प्रेग्नेंट थी और अब उसका एक बच्चा भी हुआ है। वो बताता है कि दवा का असर इस बच्चे पर भी हो सकता है, तो अगर तुम चाहती हो कि उसे ना मारा जाए तो तुम उसे अपने साथ यहाँ से ले जाओ। विल उस चिंपैंजी बच्चे का नाम सीजर रखता है और उसे अपने साथ घर ले जाता है और हम देखते हैं कि वो चिंपैंजी एक बहुत ही ज़हीन जानवर बन चुका है। वो गेम खेल सकता है, पिक्चर ड्रॉ कर सकता है और यहाँ तक कि विल के साथ कम्युनिकेशन भी कर सकता है। उधर हम देखते हैं कि विल के फादर की तबीयत बिगड़ रही होती है और उनकी नर्स भी उन्हें छोड़ चुकी होती है। विल अपने लैब में जाता है और ELS-112 अपने साथ ले आता है और घर वापिस आकर अपने डैड को भी वो दवा दे देता है जिससे उसके पिता ठीक होना शुरू हो जाते हैं। 5 साल गुजर गए होते हैं और सीजर अपने जवानी को पहुंच चुका है। सीजर एक डॉग को देखता है जिसके गले में ठीक वैसी चेन होती है जैसी कि सीजर के गले में होती है, जो देखकर सीजर विल से अपनी आइडेंटिटी के बारे में पूछता है। फिर विल उसे बताता है कि तुम्हारी माँ को मार दिया गया था जिससे पहले उस पर एक दवा ELS-112 ट्रायल किया गया था और उसी ड्रग की वजह से तुम इतने इंटेलिजेंट हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विल के डैड पर उस दवा का असर खत्म होना शुरू हो जाता है। विल के डैड जब अपने पड़ोसी के साथ किसी बात पर लड़ रहे होते हैं तो सीजर वहाँ पहुँच जाते हैं और उस पड़ोसी को बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है। अब कोर्ट फैसला करता है कि विल सीजर को अपने साथ नहीं रख सकता और उसे उसी जगह पर भेज दिया जाता है जहाँ और भी बहुत ज्यादा चिंपैंजीज होते हैं, लेकिन सीजर के साथ वहाँ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। अब वो एक नए ड्रग ELS-113 पर काम शुरू करते हैं और इसे भी एक ऐप पर ट्रायल करते हैं जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और अब हम देखते हैं कि विल सीजर से मिलने जाता है और बहुत परेशान होता है उसकी हालत देखकर। उसके हाथ पर जख्म का निशान भी होता है जिससे विल उधर के गार्ड से बहुत गुस्सा होता है। विल ELS-113 अपने डैड को देने ही लगता है कि उसके डैड मना कर देते हैं और अब विल के डैड मर जाते हैं। विल उस जगह जाता है जहाँ सीजर होता है और उधर के इंचार्ज को बहुत सारे पैसे देता है ताकि वो सीजर को उसके साथ जाने दे, लेकिन सीजर उसके साथ जाना पसंद नहीं करता। कुछ विजिटर्स चिंपैंजीज को देखने उस जगह पर आते हैं, लेकिन एक विजिटर पर सीजर हमला कर देता है और उसकी जेब से नाइफ निकाल लेता है। जैसे ही रात होती है सीजर मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है और विल के घर पहुँच जाते हैं। वो ELS-113 को लेता है और वापिस उस जगह पर आ जाता है। वो फिर दवा सब चिंपैंजीज को दे देता है। सीजर को अपने कैबिन में बंद करने के लिए गार्ड आता है और उस पर इलेक्ट्रिक रॉड इस्तेमाल करता है, लेकिन सीजर पहली मर्तबा बोल पड़ा और कहता है कि नहीं। सीजर उसे पंच मारता है जिससे वो गिरकर बेहोश हो जाता है। सीजर चिंपैंजीज के पास आता है और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है। गार्ड को होश आ जाता है। वो फिर इलेक्ट्रिक रॉड का इस्तेमाल करता है ताकि इन चिंपैंजीज को वापस लाया जा सके। अब सीजर उस पर पानी छोड़ देता है जिसकी वजह से उसे जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और उसकी मौत हो जाती है। अब सारे चिंपैंजीज उस जगह से बाहर आ चुके होते हैं। सबसे पहले वो सारे चिंपैंजीज जू जाते हैं और वहाँ के सभी चिंपैंजीज को अपने साथ मिलाते हैं और उस कंपनी में पहुँचते हैं जहाँ पर विल काम करता है और उधर से भी सारे चिंपैंजीज को छुड़वा लेते हैं। विल उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ सीजर को रखा हुआ था, लेकिन विल ये देखकर हैरान होता है कि वहाँ पर एक भी चिंपैंजी एप नहीं है। विल को पता लगता है कि सीजर सारे एप्स को लेकर भाग चुका है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है और कहानी का ये फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दूसरा पार्ट शुरू होता है जिसका नाम है डॉन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स। ELS-113 दवा से हर जगह एक वायरस फैल गया था जिसमें इंसान फ्लू का शिकार हो जाते हैं। ELS-113 की वजह से होने वाले इस फ्लू को 10 साल बीत चुके होते हैं, जिससे इंसानियत लगभग खत्म हो चुकी है। 500 में से सिर्फ एक इंसान इस वायरस से बच रहा है। एक तरफ जहाँ इंसानियत तबाह हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ सभी एप्स सीजर की हुकूमत में काफी समझदार हो गए हैं और अब उन्होंने अपनी एक अलग कॉलोनी बना ली है। इसी बीच कुछ लोगों का ग्रुप जिन्हें मैल्कम लीड कर रहा था, वो जंगल के रास्ते डैम की तरफ बढ़ते हैं ताकि वो
डैम की पावर को रिस्टोर कर सके और शहर में बिजली वापस आ सके। पर रास्ते में इनका सामना सीजर के बेटे ब्लू आई और उसके दोस्त से हो जाता है। अब इसी दौरान मैल्कम के ग्रुप का एक मेंबर घबराते हुए ब्लू आई के दोस्त को गोली मार देते हैं, जिसके बाद मैल्कम के पूरे ग्रुप को एप बंदी बना लेते हैं और उन्हें सीजर के सामने लेकर जाते हैं। इंसानों को वापस अपने सामने देकर एक एप सीजर को कहता है कि मैल्कम और उसके ग्रुप को मार डालो, पर सीजर इंसानियत को समझता था। वो मैल्कम और उसके ग्रुप को छोड़ देते हैं और उन्हें वापिस जंगल में आने से मना करते हैं। मैल्कम को मजबूरन अपना प्लान छोड़कर वापिस आना पड़ता है, पर इनके जाते ही वो एप दोबारा सीजर को उकसाता है और उसे कहता है कि अगर हम एप्स इंसानों को जवाब नहीं देंगे तो इंसान हमें कमजोर समझेंगे। उस एप की बात सुनकर वहाँ मौजूद बाकी एप्स सीजर की तरफ एक उम्मीद से देखने लगते हैं और सीजर को ना चाहते हुए भी चिंपैंजीज की बात मानकर शहर जाना पड़ता है ताकि सभी चिंपैंजीज का उस पर भरोसा बना रहे। सीजर चिंपैंजीज की ताकत दिखाते हुए शहर में मौजूद सभी लोगों को चेतावनी देता है कि वो दोबारा जंगल में ना आए, क्योंकि हम जंग नहीं चाहते, पर अगर इंसान उन्हें मजबूर करेंगे तो वो जंग लड़ने से पीछे भी नहीं हटेंगे। सीजर अपनी बात कहकर सारे एप्स को लेकर वापस जंगल चला जाता है, पर शहर में लोग सीजर की बातें सुनकर काफी डर जाते हैं। अपने लोगों को डरा हुआ देखकर उनका लीडर उन चिंपैंजी से लड़ने का डिसीजन लेता है, पर तभी मैल्कम उसे समझाता है कि मैं बिना लड़ाई के डैम की प्रॉब्लम को खत्म कर सकता हूँ, पर मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैल्कम की बात सुनकर लीडर उसे टाइम देता है और कहता है कि अगर तुम इतने दिनों में वापस नहीं आई तो मैं चिंपैंजीज पर हमला कर दूंगा। लीडर की बात सुनकर मैल्कम अपनी एक छोटी टीम लेकर वापस जंगलों में चला जाते हैं। जिसने ब्लू आइज के दोस्त को मारा था वो भी इनके साथ था। उसे वापस देकर चिंपैंजीज को गुस्सा आ जाता है। सीजर मैल्कम से कहता है कि मैंने इंसानों को मना किया था जंगल में वापस आने के लिए, तो मैल्कम सीजर को समझाता है कि वो कोई लड़ाई नहीं चाहता, शहर वालों को बस बिजली चाहिए, क्योंकि बिजली के बिना वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। सीजर मैल्कम की बात को समझता है और उन्हें डैम पर काम करने की इजाजत दे देता है। दूसरी तरफ वो एप जिसने सीजर को भड़काया था यानी कोबा, वो अपने कुछ साथियों के साथ चुपके से शहर में घुस आता है और लीडर के लोगों को हथियार रेडी करते हुए देखता है, जबकि उधर एप और मैल्कम के लोगों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। सीजर का छोटा बेटा मैल्कम की वाइफ और बेटे के पास चला जाता है और उनके सामान को छेड़ने लगता है। इसी बीच उसके हाथ एक गन लगती है। ऐसा होते ही मैल्कम का साथी घबरा जाता है और सीजर के बेटे से गन छीनकर एप्स पर तान देता है, जिससे सीजर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने साफ कहा था कि वो उन्हें एक शर्त पर काम करने देगा जब वो अपने पास किसी तरह का हथियार नहीं रखेंगे। और अब वादा तोड़ने से सीजर मैल्कम को उसकी टीम लेकर वहाँ से निकल जाने को कहता है और एक बार फिर उसके साथी की वजह से मैल्कम का सारा प्लान बर्बाद हो जाता है। पर फिर भी जाने से पहले मैल्कम और उसकी वाइफ कोशिश करते हैं सीजर को मनाने की, पर सीजर के पास पहुंचकर वो देखते हैं कि सीजर की वाइफ बहुत ज्यादा बीमार है और मरने वाली है और इस बात से सीजर काफी परेशान हो रहा है। सीजर की वाइफ को देखकर मैल्कम की वाइफ कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ का इलाज कर सकती हूँ अगर तुम इजाजत दो। अपनी वाइफ को मरता देखकर सीजर उन्हें नहीं रोकता और मैल्कम की वाइफ सीजर की वाइफ का इलाज करती है। अब इस एहसान के बदले में सीजर फिर से मैल्कम को डैम पर काम करने की इजाजत दे देता है और साथ में अपने कुछ चिंपैंजीज भी, ताकि काम जल्दी खत्म हो सके। और तभी कोबा वहाँ आता है। उसने जो इंसानों के पास देखा वो सीजर को बताता है और इंसानों का साथ देने के लिए वो सीजर से कहता है कि मैं चिंपैंजी से ज्यादा इंसानों से प्यार करता हूँ। कोबा की बात सुनकर सीजर को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत बुरी तरह उसे मारता है, जिससे कोबा और ज्यादा चिढ़ जाता है और वो शहर वापस आकर कुछ गार्ड्स को मार देता है और उनकी गन्स ले लेता है। इधर मैल्कम चिंपैंजीज की मदद से डैम का काम पूरा कर लेते हैं, जिसके बाद ये लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। सीजर अपनी वाइफ को दोबारा ठीक देखकर खुश हो जाते हैं। इसी दौरान सबका ध्यान भटकने के कारण कोबा मैल्कम के उस साथी को मार देता है जो अब तक गड़बड़ी करते आ रहा था और अपनी ही जगह पर आग लगा देते हैं। अब इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आता, कोबा सीजर के पास आकर उसे एक गोली मार देता है और सबसे कहता है कि इंसानों ने सीजर को गोली मार दी है। इससे जाहिर है वहाँ हालात खराब हो जाते हैं। सीजर के कुछ वफादार साथी मैल्कम और उसके साथियों को वहाँ से भगा देते हैं। अब कोबा सीजर को अपने रास्ते से हटाते ही सारे बंदरों का लीडर बन जाते हैं और तुरंत सबको लेकर शहर में आकर हमला कर देते हैं और सारे इंसानों को बंदी बना लेते हैं। उधर मैल्कम और उसके लोगों को जंगल में सीजर जख्मी हालत में मिलता है। वो तुरंत उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ कोबा ब्लू आई के दोस्त से इंसानों को मारने को कहते हैं, तो वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि सीजर ने हमें किसी की जान लेना नहीं सिखाया। उसकी बात सुनकर कोबा गुस्से में आ जाता है और उसे सबके सामने मार देता है और जितने भी सीजर की वफादार रहते हैं सबको बंदी बना लेते हैं। इधर मैल्कम सीजर के कहने पर उसे उसके पुराने घर में लेकर जाता है,
जहाँ विल ने उसकी परवरिश की थी। सीजर को वहाँ पहुँचाने के बाद मेलकम को उसके इलाज के लिए दवा लेने वापस शहर जाना पड़ता है और इसी बीच मेलकम का सामना सीजर के बेटे ब्लू आई से होता है। उसे देखकर मेलकम उसे अपने साथ ले आता है और उसे सीजर से मिलवाते हैं। सीजर ब्लू आई को बताता है कि वो कोबा था जिसने मुझे गोली मारी और उदास होकर कहता है कि बंदर भी इंसानों की तरह धोखा देती हैं और चालें चलते हैं। ब्लू आई सीजर को बताता है कि कोबा ने आपके जाने के बाद सबको अपने साथ कर लिया है और आपकी सारी वफादारों को बंदी बना लिया है। सीजर ब्लू आई से वापस शहर जाकर सभी चिंपैंजीज और इंसानों को आजाद करने को कहता है और इसके बाद मेलकम सीजर और बाकी चिंपैंजीज को टावर में चुपके से अंदर ले जाते हैं, जिसके बाद सीजर कोबा से लड़ने के लिए निकल जाते हैं। इधर नीचे मेलकम की मुलाकात लीडर से होती है जो कोबा के हमले के समय नीचे आकर छुप गया था। लीडर मेलकम को बताता है कि मैंने आर्मी बेस की मदद बुलवा ली है और वो कभी भी आकर चिंपैंजीज पर हमला कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर मेलकम को रियलाइज होता है कि मैंने आने में बहुत देर कर दी है। इधर सीजर टावर पर चढ़कर कोबा से लड़ता है और दोनों में घमासान लड़ाई होती है। कोबा बेकाबू होकर गन से कुछ चिंपैंजीज को मार देता है, जो देखकर सीजर को कोबा पर बहुत गुस्सा आता है और ना चाहते हुए भी उसे कोबा को जान से मारना पड़ता है, क्योंकि सीजर का रूल था कि चिंपैंजी कभी भी दूसरे चिंपैंजीज को नहीं मार सकते और कोबा ने इस रूल को बहुत बार तोड़ा था। वापस से चिंपैंजीज का लीडर बनने के बाद सीजर मेलकम से जाने को कहते हैं। मेलकम सीजर को समझाता है कि इंसान कभी भी वार कर सकते हैं, तो सीजर कहता है कि मुझे ये बात अच्छे से पता है और कोबा ने इंसानों के साथ जो किया है इंसान उसके लिए उन्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे और चिंपैंजीज की हिफाजत के लिए मुझे ना चाहते हुए भी अब जंग में शामिल होना पड़ेगा। सीजर मेलकम से अपनी फैमिली लेकर वहाँ से चले जाने को कहते हैं और उसके बाद अपने सारे चिंपैंजीज के सामने खड़ा हो जाता है जो आने वाली जंग के लिए उसके भरोसे रहते हैं, उसे उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। और इसी के साथ ये सेकंड पार्ट भी इधर ही खत्म हो जाता है। इस मूवी का थर्ड पार्ट इन वार ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स शुरू होता है और हम देखते हैं कि कोबा ने इंसानों के खिलाफ जिस जंग की शुरुआत की थी इसे 2 साल हो चुके हैं और अब चिंपैंजीज को जंग के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है और आज भी ये मुसीबत उनकी तरफ बढ़ रही है। यूएस मिलिट्री की एक टुकड़ी चिंपैंजीज पर हमला करने को बिल्कुल तैयार है, आगे बढ़ रही है और चिंपैंजीज की बदकिस्मती ये है कि उनके कुछ चिंपैंजीज साथी यूएस के साथ मिले हुए हैं और अपने ही लोगों को धोखा दे रहे हैं। जंगल में आगे बढ़ने पर कर्नल के कुछ साथियों को चिंपैंजीज की एक छोटी टुकड़ी मिलती है। कर्नल के सिपाही तुरंत उन पर हमला कर देते हैं और इस हमले में वहाँ मौजूद बहुत सारे चिंपैंजीज मारे जाते हैं। अब जब सिपाहियों को ये लगता है कि हम जंग जीत रहे हैं तो तभी यहाँ सीजर अपनी फौज के साथ आ जाते हैं और सभी सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। बहुत सारे सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं। कुछ लोग बच जाते हैं जिन्हें सीजर बंदी बना लेते हैं। उनमें एक बंदर भी था जिसका नाम रेड था जो उन सिपाहियों का साथ दे रहा था। सीजर रेड को देखकर समझ जाता है कि वो कोबा का साथी है और उसके मरने के बाद वो एप से बदला लेने के लिए इंसानों का साथ दे रहा है। सीजर रेड के अलावा कर्नल की बाकी लोगों को छोड़ देते हैं ताकि कर्नल समझ सके कि चिंपैंजीज जंग नहीं चाहते। उसके बाद जब वो रेड से बात करते हैं तो रेड सबको कर्नल के बारे में बताते हैं कि वो कितना बुरा और कमीना इंसान है और वो चिंपैंजीज के साथ क्या करने वाला है। रेड की बातों को सुनकर सभी बंदर डर जाते हैं। तब सीजर एक गोरिल्ला को रेड को वहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं, पर रेड गोरिल्ला का सर फोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद सीजर का बड़ा बेटा ब्लू आई और उसका भाई लंबे सफर से वापस आते हैं। सीजर ने उन्हें चिंपैंजीज के लिए एक नई जगह ढूंढने के लिए भेजा था जहाँ वो शांति से रह सके। ब्लू आई उन्हें बताता है कि हमने रेगिस्तान के पास एक ऐसी जगह ढूंढ ली है जहाँ एप्स आराम से रह सकते हैं। ब्लू आई की बात सुनकर सीजर सबसे कहता है कि रास्ता बहुत लंबा होने वाला है, इसीलिए वो थोड़ी देर तक पूरी तैयारी से वहाँ से निकलेंगे। पर उसी रात कर्नल अपनी टीम के साथ अचानक इस जगह पर हमला कर देते हैं। वो ब्लू आई को सीजर समझकर उसे उसकी माँ के साथ मार देते हैं, यानी पल भर में सीजर की पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। इसके बाद सीजर अपने लोगों को बचाने के लिए बिना किसी तैयारी के ही इस जगह से निकल जाते हैं। रास्ते में वो ब्लू आई की बीवी को अपने छोटे बेटे का जिम्मा देकर जंग के लिए निकल जाता है ताकि वो कर्नल से बदला ले सके और साथ सीजर का बेटा और सीजर का दोस्त भी जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक गांव मिलता है जो पूरी तरह से खाली होता है, पर इस जगह पर उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम नोवा होता है जो बोल नहीं सकती थी। उस लड़की को अपने दोस्त के कहने पर सीजर अपने साथ कर लेता है क्योंकि सीजर का दोस्त इस लड़की को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था। ये लोग जब आर्मी बेस पर आए तो इन्हें यहाँ अपना साथी गोरिल्ला मिलता है जिसने भी गद्दारी की थी और वो आर्मी के साथ मिल गया था। सीजर उससे कर्नल के बारे में पूछते हैं तो गोरिल्ला उसे बताता है कि कर्नल यहाँ से कब का निकल चुका है और इतना कहकर वो मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करते हैं, मगर सीजर गोरिल्ला को जान से मार देते हैं। सीजर और उसके दोस्तों को पता
लगता है कि कर्नल ने कुछ सिपाहियों को गोली मारकर उनकी जान ले ली है। सीजर को समझ नहीं लगती कि कर्नल ने अपने ही लोगों को क्यों मार दिया। कुछ दूर जाने पर इन्हें कोई मिलता है जो इनका घोड़ा लेकर भाग जाते हैं और पीछा करने पर उन्हें पता लगता है कि वो भी एक बंदर है। वो बंदर इन्हें बताता है कि मुझे कर्नल की बेस का पता है, जिसके बाद वो सीजर और उसके दोस्तों को कर्नल की बेस तक लीड करता है। इसी रात सीजर देखता है कि कर्नल के कुछ लोग किसी को बंदी बनाकर लाए हैं और उसे ठंड में बांधकर मरने के लिए छोड़कर चले गए हैं। सीजर उसके पास जाता है तो उसे पता लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसके ही ग्रुप का एक चिंपैंजी है। अब सीजर जब कर्नल के कैंप की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि कर्नल ने सीजर के पूरे ग्रुप को भी बंदी बना के रखा हुआ है। तभी सीजर पर पीछे से हमला होता है और वो बेहोश हो जाते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को भी अपने ही लोगों के साथ पिंजरे में बंद पाता है। सीजर ब्लू आई की वाइफ से पूछता है कि मेरे जाने के बाद पूरे ग्रुप के साथ क्या हुआ था। तब ब्लू आई की वाइफ उसे बताती है कि उन पर अचानक हमला हुआ था और अब सभी को बंदी बनाकर उनसे काम करवाया जा रहा है और ना उन्हें खाना दिया जाता है और ना ही पानी। इन लोगों की ऐसी हालत देखकर सीजर को कर्नल पर बहुत गुस्सा आता है और जब काम करते वक्त सीजर के सामने एक एप को मारा जाता है तो सीजर काम करना छोड़ देते हैं और उसे देखकर बाकी चिंपैंजीज भी काम करना छोड़ देते हैं। ये देखकर कर्नल शॉक्ड हो जाते हैं। वो सीजर और उसके लोगों को वापस काम करने को कहते हैं। सीजर कर्नल से कहते हैं कि अब वो तभी काम करेगा जब उन्हें खाना और पानी दिया जाए। सीजर को ऐसे देखकर कर्नल गुस्से में आ जाते हैं और सीजर को मारने वाला होते हैं, जिसे देखकर बाकी लोग अपने लीडर को बचाने के लिए वापस काम पर लग जाते हैं। सारे एप्स को काम पर लगा देखकर कर्नल फिलहाल सीजर को छोड़ देते हैं, पर सीजर की ऐसा करने पर कर्नल उसे बहुत मारता है और सबके सामने उसे लकड़ी के साथ बांध देता है ताकि कोई और चिंपैंजी ऐसा करने का सोचे भी ना। लेकिन कर्नल सीजर के कहने पर सभी एप्स को खाना और पानी देते हैं और सीजर को अपने कैबिन में बुलाता है। सीजर कर्नल को देखकर उसे कहता है कि मुझे पता है तुम चिंपैंजी से दीवार क्यों बनवा रही हो, क्योंकि तुम पर जल्दी हमला होने वाला है और वो हमला तुम्हारे ही लोग करने वाले हैं। कर्नल कहता है कि हाँ ये सच है, क्योंकि मेरे लोगों को मेरा किया हुआ काम पसंद नहीं आता, क्योंकि मैंने उस फ्लू का इलाज करवाते सभी लोगों को मार दिया था ताकि ये वायरस और ज्यादा ना फैले। यहाँ तक कि मैंने अपने छोटे बेटे को भी मार दिया था, जिसका मुझे काफी अफसोस है। कर्नल की हैवानियत देखकर सीजर खुद को रोक नहीं पाता और उस पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद सीजर को वापस उसी जगह बांध दिया जाता है। दूसरी तरफ वो नया एप सीजर के दोनों साथियों को बताता है कि मुझे एक टनल के बारे में पता है जो सीधा चिंपैंजीज के कमरे में खुलती है और वो टनल मैंने तब देखी थी जब वहाँ फ्लू से इन्फेक्टेड लोगों का इलाज होता था। उसकी बात सुनकर वो और सीजर के दोनों साथी टनल का रास्ता बनाने लगते हैं। इधर कर्नल सीजर को खुलवा कर एक अलग पिंजरे में फेंक देते हैं। सीजर के ये हालत देखकर नोवा सीधा कैंप में पहुंच जाती है और सीजर को बाकी एप से लेकर खाना देती है और उसे पानी पिलाती है। तभी सिपाहियों को पता लग जाता है कि कोई चुपके से कैंप के अंदर घुस आया है, इसीलिए वो पूरे कैंप की तलाशी लेने लगते हैं। नोवा को बचाने के लिए सीजर का बेटा भी कैंप के अंदर घुस जाते हैं और पकड़े जाने से पहले ही सीजर को टनल के बारे में बताते हैं। अगली सुबह कर्नल को सीजर के पिंजरे के बाहर नोवा की डॉल मिलती है। कर्नल उस डॉल को उठा लेता है। रात को सीजर और उसका बेटा मिलकर टनल के रास्ते से सब लोगों को निकाल देते हैं, पर सीजर वहीं रुक जाते हैं और कर्नल से बदला लेने के लिए उसके कैबिन में जाते हैं। वहाँ जाकर वो देखता है कि कर्नल नोवा की डॉल की वजह से उस फ्लू से इन्फेक्टेड हो गया है। सीजर कर्नल को उसकी गन देता है ताकि वो खुद को गोली मार सके। तभी यूएस मिलिट्री कर्नल के कैंप पर अटैक कर देती है और अचानक वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान एक सिपाही चिंपैंजीज को भागते हुए देख लेते हैं और उन पर गोलियां चलाने लगता है। ये देखकर रेड भी बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसकी दुश्मनी सिर्फ सीजर से होती है। अब एक सिपाही पीछे से आकर सीजर को मारकर जख्मी कर देते हैं, जिससे रेड का दिल पिघल जाते हैं और रेड बिना टाइम गवाई उस सिपाही को बॉम्ब से उड़ा देते हैं। लेकिन ये देखकर रेड के पास वाला सिपाही शूट करके रेड को भी मार देते हैं। सीजर को ये सब कुछ समझ आने लगती है और वो कैंप पर हमला कर देते हैं और इसी तरह कर्नल और उसका पूरा कैंप उसके समेत ही तबाह हो जाते हैं, जबकि सीजर की सारी चिंपैंजीज वापस अपने शहर आ जाते हैं। और इसी के साथ ये थर्ड पार्ट इधर ही खत्म हो जाता है। इस मूवी का चौथा और लास्ट पार्ट शुरू होता है, जिसका नाम है किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जब आर्मी कैंप तबाह हुआ था तब एप्स के लीडर सीजर की भी मृत्यु हो गई थी। अब इस घटना के कुछ सालों के बाद हम 3 बंदरों को 3 एप्स को पहाड़ों के ऊपर चढ़ाई करते हुए देखते हैं। दरअसल ये तीनों यहाँ से बाज के अंडे चुराने के लिए आए थे। इन लोगों को अंडे तो मिल जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में जब ये घर वापस जा रहे थे, इनमें से एक बंदर जिसका नाम नोवा था उसको एक आवाज सुनाई देती है, जिसके कारण ये काफी डर जाते हैं और अपने घोड़ों को लेकर सीधा अपने घर को आ जाती हैं, जहाँ पर ये अपने अपने अंडे अपनी अपनी फैमिलीज वालों को
खाते हैं। अब उसी रात जब नोवा टहल रहा था तो तभी वहाँ पर एक इंसानी लड़की आती है जो उसके ऊपर हमला करके उसका अंडा तोड़कर वहाँ से भाग जाती है। नोवा अपने दोस्तों को इस बारे में बताते हैं और वो नया अंडा लेने के लिए वहाँ से पहाड़ों की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन बीच रास्ते में उसको एक घायल एप मिलता है जो उसको कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। दरअसल उसके पीछे बहुत बड़ी सेना पड़ी होती है जो उसको मारने के लिए आ रही थी। नोवा उनसे डरकर साइड में छुप जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सेना उस लड़की को ढूंढ रही है जिसने नोवा के ऊपर हमला किया था। अब सेना उस लड़की को ढूंढती हुई नोवा के कबीले की तरफ बढ़ती है। नोवा जब ये देखता है तो वो भी अपने कबीले की तरफ भागता है ताकि वो अपने लोगों को बचा सके, लेकिन उससे पहले ये सेना वहाँ पर पहुंचकर सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है। सेना बहुत सारे लोगों को कब्जे में करके कैद कर लेती है। नोवा अपने डैड को बचाने के लिए छत के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन टीम का लीडर नोवा को धक्का देकर गिरा देते हैं। अगली सुबह जब नोवा को होश आती है तो वो अपने डैड को मरा हुआ पाता है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। नोवा यहाँ पर कसम खाता है कि वो अपने सारे कबीले वालों को बचाएगा और अपने फादर का बदला लेगा। अब नोवा अपने कबीले वालों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ा आगे जाने पर ही नोवा को कुछ आवाज सुनाई देती है। जो वो उस आवाज को फॉलो करता है, आगे बढ़ता है, तो वो अचानक एक गड्ढे में गिर जाते हैं। वहाँ नीचे जाने पर उसको एक बहुत बड़ा एप देखने को मिलता है। वो सारी कहानी उस एप को बताता है जो उसके साथ उन लोगों ने किया था, जिसके बाद वो उसी एप के साथ अपने सफर पर निकलते हैं। रास्ते में इन लोगों को वो लड़की भी मिलती है जिसको भी वो अपने साथ ले जाने लगते हैं। थोड़ी आगे जाने पर इनको बहुत सारे जानवर और इंसान देखने को मिलते हैं। नोवा अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसी समय इन लोगों के ऊपर कुछ सेना वाले लोग आकर हमला कर देते हैं। यहाँ पर जो लोग थे उनको सेना वाले मार रहे थे और बहुत सारे लोगों को वो बंदी भी बना रहे थे। इसी बीच वो लड़की भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रही थी, लेकिन उसके पीछे कबीले का लीडर कुछ लोगों को लेकर पड़ जाते हैं। अब वो लड़की छुपकर वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन पीछे से नोवा भी उसको बचाने के लिए आता है। जब नोवा को वो लड़की देखती है तब उसका नाम लेकर चिल्लाती है। इस कारण नोवा उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन टीम का लीडर भी उसको मारने के लिए बढ़ रहा होता है, लेकिन बड़े स्टाइल से नोवा उसको अपने साथ बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। लड़की बताती है कि मेरा नाम मई है और उसको ये भी पता है कि नोवा की फैमिली कहाँ है। इसके बाद ये तीनों नोवा की फैमिली को बचाने के लिए चलने लगे। जब ये लोग एक ब्रिज के ऊपर पहुँचते हैं तब इन लोगों के पीछे से कुछ बंदर आकर इनको घेर लेते हैं और टीम लीडर भी आगे से आकर नोवा के ऊपर हमला कर देते हैं। ये उसी सेना के लोग थे जिन्होंने कुछ समय पहले सब लोगों पर हमला कर दिया। इसी दौरान लड़की पानी में गिरकर डूबने लगती है, लेकिन वो बूढ़ा बंदर उस लड़की को बचाने की कोशिश करने लगता है। वो लड़की को तो बचा लेता है, लेकिन अब जो टीम लीडर होता है रस्सी को काट कर उसको समंदर में फेंक देते हैं। इसके बाद इन दोनों को बंदी बनाकर ले जाते हैं। इन लोगों को बंदी बनाकर वो लोग अपने कबीले में ले जाते हैं। जब इन लोगों को कबीले में लाया जाता है, ये देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बंदरों को बंदी बना के रखा हुआ है और जो लीडर है वो अपने आप को टीम का मुखिया कहते हैं। अब ये लोग जो लैब का दरवाजा था उसको ओपन करने की कोशिश कर रही थी। जब ये लोग ऐसा करने के लिए जोर लगाते हैं तब इनकी जंजीरें टूट जाती हैं और ये फिर से फेल हो जाती हैं। इसके अगले सीन में इन एप्स का जो हेड था वो अपने पास उस लड़की और नोवा को लेकर आते हैं। वो यहाँ पर लड़की से दरवाजे को खोलने के लिए पूछते हैं, लेकिन वो उसको कुछ भी बताने से मना करती है। अब वो नोवा को साइड में ले जाकर उसको कहता है कि हमें इंसानों से खतरा है, इसलिए हमें दरवाजे को खोलकर अंदर जाना होगा और वहाँ रखे सभी हथियारों को अपने कब्जे में लेना होगा ताकि हम अपनी अलग से एक बड़ी ताकतवर सेना बना सके। इसके बाद नोवा उसकी बातें सुनकर अपने दोस्तों के पास जाते हैं। वो अपने दोस्तों को सब कुछ बताता है और इसी दौरान वो लड़की भी यहाँ पर आ जाती है। वो लड़की बताती है कि हमें इस दरवाजे को खोलकर अंदर जाना होगा, उसके बाद मैं सब कुछ नॉर्मल कर दूंगी। लेकिन नोवा को यहाँ पर मई पर विश्वास नहीं था, लेकिन नोवा को पता था कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो मई पर विश्वास कर लेते हैं। अब ये तीनों यहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर नोवा की मूवी की स्टार्ट वाली साथी भी उसके साथ थे। अब यहाँ पर ये सारे लोग बहुत सारा बारूद इकट्ठा करते हैं और इस बारूद को गेट के बाहर लगा देते हैं। पर यहाँ इन लोगों को ऐसा करते हुए उन एप्स का एक साइंटिस्ट देख लेते हैं जो इनकी तरफ बढ़ता है और इनको वार्न करता है कि ऐसा मत करो, लेकिन मई मौका पाकर उसको मार डालती है। उसको मारने के बाद ये लोग अंदर जाने का प्लान शुरू करते हैं। मई इन लोगों को छत के रास्ते से अंदर लेकर चली जाती है। अंदर जाने पर ये वहाँ अजीबोगरीब चीजें देखती हैं। वो ये भी देखते हैं कि पहले हम लोगों को इंसानों ने कैद करके रखा हुआ था। ये भी रिवील होता है कि इन लोगों को ऐसा बनाने के लिए एक साइंटिस्ट ने एक ट्रेनिंग दी थी। उसने एक दवा बनाई थी जो इंसानों का दिमाग तेज करने के लिए थी, लेकिन वो उल्टा काम कर गई। इंसानों की बजाय एप्स का दिमाग तेज हो गया, क्योंकि पहले एप्स के ऊपर ही इसको टेस्ट किया गया था, लेकिन इस दवा ने इंसानों के ऊपर उल्टा असर किया।
किया। इस कारण उन्हें फ्लू वाला वायरस हो गया। वो पागल हो गई, जिससे इंसानों की बहुत बड़ी तादाद इस वायरस के कारण मारी गई। इसके बाद जब मई अंदर चली जाती है तो उसको वहाँ पर वो चीज मिलती है जिसके लिए वो आई थी। इसके बाद जब वो लड़की वहाँ से जा रही थी तो वो बारूद को आग लगा देती है, जिस कारण बहुत बड़ा धमाका होता है और वहाँ पर बहुत सारा पानी आ जाता है। इस पानी में बहुत सारे लोग बहकर मारे जाते हैं। इस दौरान जो टीम लीडर था वो छत के ऊपर बहुत सारे एप्स के साथ पहुँच चुका था, लेकिन यहाँ पर नोवा भी पहुँच जाता है। नोवा यहाँ पर अपने साथियों को बचाने के लिए आया था, लेकिन यहाँ टीम लीडर नोवा के ऊपर हमला करने लगता है। दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई होती है, लेकिन नोवा बहुत जल्द हार मान जाते हैं। पर इसके बाद नोवा को अपने पापा का दिया हुआ वादा याद आता है, इसलिए वो वहाँ पर अपने पापा का मेथड यूज करता है और अपने पास बहुत सारे पंछियों को बुला लेते हैं जो टीम लीडर के ऊपर हमला कर देते हैं। इसके बाद नोवा मौका पाकर उसको नीचे गिरा देते हैं। अब पहाड़ से नीचे गिरने के कारण बुरी तरह उसकी मौत हो जाती है। कुछ समय के बाद हम नोवा को उसके सारे कबीले वालों के साथ देखते हैं। उनका दोबारा से कबीला खुशहाल हो चुका था और यहीं पर वो लड़की दोबारा से इनको मिलने के लिए आती है, जहाँ पर नोवा कहता है कि हम साथ में नहीं रह सकते हैं, लेकिन वो लड़की मई कहती है कि हम साथ रह सकते हैं, लेकिन हमें तुमसे खतरा है। इसके बाद सीन कट होता है और अगले सीन में हमें फिर से मई दिखाई जाती है, जो उस जगह से एक डिवाइस लेकर आई थी। जिस डिवाइस को लेकर वो एक लैब में जाती है। वहाँ उस लैब में बहुत सारे इंसान एक्सपेरिमेंट के लिए बैठे हुए थे। यहाँ पर मई डिवाइस को एक साइंटिस्ट को दे देती है और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर जो भी लोग थे, साइंटिस्ट थे, वो इस डिवाइस को यूज करके दोबारा से सब कुछ नॉर्मल करने वाले थे। यानी कि जो बंदर चालाक हो चुके हैं, जिनका दिमाग इंसानों की तरह काम कर रहा है, उन सबको रोकना है और वापस पहले जैसा बनाना है। और यहीं पर इस मूवी का लास्ट पार्ट भी खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि हर पार्ट की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। बाकी अब क्या साइंटिस्ट अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे, इस बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।